दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा देश जो चारों तरफ से अपने जानी दुश्मनों से घिरा है, जिसके ऊपर हर वक्त मिसाइलों और बमों का साया रहता है, और दूसरी तरफ दुनिया का इकलौता महाशक्ति सुपर पावर अमेरिका। अमूमन माना जाता है कि अगर वॉशिंगटन अपना हाथ पीछे खींच ले तो इजराइल का वजूद खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई देश अपने सबसे बड़े मददगार, अपनी लाइफलाइन को सरेआम दुनिया के सामने लताड़ सकता है? क्या कोई महाशक्ति के अहंकार को भरे बाजार में नीलाम कर सकता है? जवाब है हाँ, और ऐसा करके दिखाया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने वॉशिंगटन को जो आईना दिखाया है, उसकी गूंज इस वक्त पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अमेरिका के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एक ऐसा बयान दे दिया था जो इजराइल के आत्मसम्मान को चुभ गया, और फिर नेतन्याहू ने जो पलटवार किया, उसने अमेरिकी कूटनीति के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन इस पूरी लड़ाई में जो सबसे हैरान करने वाली और भारत के लिए गर्व की बात है, वो ये है कि नेतन्याहू ने अमेरिका के घमंड को तोड़ने के लिए किसी यूरोपीय महाशक्ति का नहीं, बल्कि 1.4 अरब की आबादी वाले हमारे प्यारे देश भारत का नाम लिया है। उन्होंने वॉशिंगटन को सीधे शब्दों में कह दिया है कि किस भ्रम में हो भाई, हमारे पास भारत जैसी महाशक्ति का जबरदस्त साथ है। आज इसी कूटनीतिक विस्फोट की पूरी इनसाइड स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे एक बयान ने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। आइए इस पूरे विवाद की गहराई में चलते हैं और इसकी जड़ को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब किस बिंदु पर और क्यों हुआ। दोस्तों, दरअसल पिछले महीने वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के भीतर एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी। इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने एक ऐसा बयान दे दिया जो इजरायली नेतृत्व को और खासकर बेंजामिन नेतन्याहू को बिल्कुल नागवार गुजरा। वैंस ने बड़े ही आधिकारिक लहजे में कहा था कि इजराइल को अमेरिका और ईरान के बीच पर्दे के पीछे चल रही शांति वार्ता और मध्यस्थ के प्रयासों का हर साल हर हाल में सम्मान करना चाहिए। आप सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं कि ईरान और इजराइल के बीच की आपसी दुश्मनी और तनाव किस स्तर पर है। दोनों देश एक दूसरे को अस्तित्व के खतरे के रूप में देखते हैं। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका जब ईरान के साथ कोई शांति समझौता, परमाणु डील या किसी भी तरह की मध्यस्थता करने की कोशिश करता है, तो इजराइल के भीतर उसे लेकर गहरी असुरक्षा और गंभीर चिंताएं पैदा हो जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पिछले कई हफ्तों से ऐसी लगातार रिपोर्टें सामने आ रही थी कि इजरायली सरकार, वहां की सुरक्षा कैबिनेट और खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू अमेरिका ईरान के संभावित समझौते से बिल्कुल खुश नहीं है, और वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस नई विदेश नीति का कड़े शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। जब मीडिया के पत्रकारों ने इस असंतोष और आंतरिक तनाव को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से सीधा सवाल पूछा, तो वैंस साहब ने कूटनीतिक शालीनता को छोड़कर बेहद सख्त, अहंकार से भरा और एक तरह से धमकी भरा लहजा अख्तियार कर लिया। वैंस ने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया के सामने अगर मैं इस समय इजरायली सरकार की कैबिनेट में शामिल एक मंत्री होता, तो मैं शायद उस दुनिया के एकमात्र और सबसे ताकतवर सहयोगी की आलोचना करने की भूल कभी नहीं करता, जो पूरी दुनिया में इस कठिन समय में मेरे पास अकेला बचा हुआ है। जेडी वैंस का यह बयान सीधे तौर पर इजराइल को उसकी वास्तविक कूटनीतिक हैसियत याद दिलाने जैसा था। उनका सीधा और साफ इशारा यह था कि अगर अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, अगर अमेरिका ने हथियारों और फंडिंग की सप्लाई रोक दी, तो इजराइल पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला अलग थलग पड़ जाएगा और उसके पास अपनी रक्षा के लिए कोई मजबूत कंधा या विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बेहद मंझा हुआ, चतुर और आक्रामक खिलाड़ी माना जाता है। वो इस सार्वजनिक अपमान और अमेरिकी अहंकार को पचा नहीं पाए। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के इस दावे को न केवल सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि उन्हें बेहद
सधे हुए, तार्किक और तीखे अंदाज में ऐसा आईना दिखाया जिसकी कल्पना शायद वॉशिंगटन ने भी नहीं की थी। न्यूज के बेहद प्रतिष्ठित और दुनिया भर में देखे जाने वाले कार्यक्रम फॉक्स न्यूज संडे ब्रीफिंग में एक विशेष इंटरव्यू के दौरान नेतन्याहू ने जेडी वैंस के उस भ्रम और अहंकार को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया जिसमें अमेरिका खुद को इजराइल का एकमात्र भाग्य विधाता समझ रहा था। नेतन्याहू ने सीधे कैमरे की तरफ देखते हुए कहा कि इजराइल अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, अपने वजूद और अपनी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के लिए केवल और केवल अमेरिका के फैसलों पर निर्भर नहीं है। ट्रंप साहब अपने मन से ये भ्रम निकाल दें। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि अमेरिका के अलावा भी दुनिया में भारत सहित कई ऐसे देश और मजबूत ताकतें हैं जिनका अटूट रणनीतिक और जबरदस्त समर्थन इजराइल को हर मुश्किल दौर में लगातार मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। नेतन्याहू का यह पलटवार सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक बयान नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी रणनीतिक सोच, एक गहरा कूटनीतिक व्यंग और भारत की विशालता एवं उसकी वैश्विक साख का बहुत बड़ा सम्मान छुपा हुआ था। उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति पर तंज कसते हुए और चेहरे पर एक खास मुस्कान लाते हुए कहा कि हमारे पास दुनिया में कुछ और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, जैसे भारत जैसा एक छोटा देश। आप जरा गौर कीजिए, उन्होंने जानबूझकर भारत को छोटा देश शब्द से संबोधित किया, लेकिन तुरंत ही अपनी बात को संभालते हुए और अमेरिकी नेतृत्व को चौंकाते हुए आगे कहा कि आप जानते हैं वहां 1.4 अरब यानी 140 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। नेतन्याहू का ये लहजा और ये शब्द का चयन सिर्फ साफ तौर पर दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन को ये बताने के लिए था कि जिस देश को तुम अपनी अज्ञानता में नजरअंदाज करने की भूल कर रहे हो, जिसकी अहमियत को तुम कम आंक रहे हो, उसकी आबादी, उसका बाजार, उसकी सेना और उसका वैश्विक प्रभाव कितना विशाल है। नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन पर खुलकर इस बात को स्वीकार किया। अगर सच कहा जाए तो इजराइल को भारत के नेतृत्व और वहां की जनता से हर मोर्चे पर जबरदस्त और अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये बात वॉशिंगटन की नीतियों निर्माताओं के कान खड़े करने के लिए पूरी तरह से काफी था, क्योंकि अमेरिकी कूटनीति हमेशा से इस मुगालते में रही है कि इजराइल की विदेश नीति की पूरी चाबी और उसके फैसलों का रिमोट कंट्रोल हमेशा से व्हाइट हाउस के पास ही सुरक्षित रहता है। दोस्तों, इस पूरे विवाद को अगर हम सतही स्तर से ऊपर उठकर और अधिक गहराई से देखें तो ये सिर्फ दो बड़े नेताओं के बीच की कोई सामान्य बयानबाजी या जुबानी जंग नहीं है। ये दरअसल लेबनान में इजराइल के लगातार बढ़ते सैन्य अभियानों, गाजा की स्थिति और दूसरी तरफ ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाली नई शांति कूटनीति के कारण दोनों पारंपरिक सहयोगियों के बीच पैदा हुए गंभीर और गहरे अविश्वास का नतीजा है। पिछले कुछ समय से पूरे मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में हालात बेहद संवेदनशील, विस्फोटक और अस्थिर बने हुए हैं। इजराइल अपनी सुरक्षा को चाक चौबंद करने के लिए लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भीषण सैन्य कार्रवाई करता रहा है और कर रहा है। सीरिया में हमले कर रहा है और ईरान को सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। इसके विपरीत अमेरिका की वर्तमान सरकार चाहती है कि ईरान के साथ बातचीत के टेबल पर बैठकर किसी तरह का समझौता किया जाए ताकि इस पूरे क्षेत्र में युद्ध को रोका जा सके और अमेरिकी हितों की रक्षा हो सके। इजराइल को यह दृढ़ विश्वास है कि अमेरिका का ईरान के प्रति ये नरम और समझौतावादी रुख उसकी संप्रभुता, उसके नागरिकों और उसकी दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए एक सीधे और बड़े खतरे के रूप में सामने आएगा। ये वही वजह है जब अमेरिका ने अपनी इस नीति को इजराइल पर थोपने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के माध्यम से ये जताने का प्रयास किया कि इजराइल पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर जिंदा है। तो नेतन्याहू ने भाई बिना देर किए भारत का कार्ड खेल दिया और भारत के नाम का इस्तेमाल करके अमेरिकी कूटनीति को पूरी तरह से बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के इस मजबूत समर्थन को केवल एक अमूर्त कूटनीतिक दावे के रूप में पेश नहीं किया, बल्कि इसे साबित करने के लिए उन्होंने बहुत ही व्यावहारिक और आज के दौर के सबसे बड़े माध्यम यानी सोशल मीडिया का भी खुलकर जिक्र किया। उन्होंने एक बहुत ही जमीनी और
सीधा उदाहरण देते हुए कहा कि मुझे फेसबुक जैसे बड़े मंच पर भारत के आम लोगों से बहुत ज्यादा प्यार, सम्मान और समर्थन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि मेरा फेसबुक पर एक ऑफिशियल अकाउंट है और मैं खुद देखता हूं कि जब भी इजराइल पर कोई संकट आता है या जब भी मैं वहां कोई बात रखता हूं तो भारत की जनता की तरफ से जो सकारात्मक, जो पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, जो भावनात्मक और वैचारिक समर्थन दिखाई देता है, वो वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। उन्होंने बहुत ही आत्मविश्वास से भरे लहजे में कहा कि हो सकता है कि पूरी दुनिया में मेरे और भी कई ऐसे समर्थक और मित्र देश हों जिनके बारे में अभी मुख्यधारा की मीडिया में बात नहीं हो रही हो। इस तरह उन्होंने बहुत ही सरलता से जेडी वैंस के उस अहंकार की पूरी हवा निकाल दी कि इजराइल की पूरी दुनिया में अमेरिका के सिवा कोई दूसरा सच्चा दोस्त बचा ही नहीं है। बहरहाल इस मुद्दे पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। ईरान नम आंखों से अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को विदाई दे रहा है और खामनेई के अंतिम सफर में इतिहास का सबसे बड़ा जन सैलाब सड़क पर है। तेहरान की सड़कों पर इस वक्त पैर रखने की जगह नहीं है। क्या देश के राष्ट्रपति, क्या संसद अध्यक्ष, क्या आम जनता और क्या सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई। अपने रहनुमा के ताबूत को देखकर हर कोई गमगीन है, हर किसी के आंख से आंसू का दरिया चल रहा है। खामनेई के आखिरी विदाई के जुलूस में सिर्फ करोड़ों लोगों का हुजूम नहीं था, बल्कि आंसुओं का एक सैलाब भी था जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। حد المستشفى इतिहास ने कभी किसी मौत पर ऐसा महासैलाब नहीं देखा होगा। ईरान की धरती पर आज आंसुओं के समंदर में डूब चुकी है। और आसमान इन सिसकियों से कांप रहा है। अट्ठाईस फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में शहादत का जाम पीने वाले ईरान के सबसे महान रहनुमा आयतुल्लाह अली खामनेई का ताबूत जैसे ही सामने आया, पूरी दुनिया थम गई। जरा देखिए इन तस्वीरों को। ये ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ हैं, जो खामनेई के ताबूत को देखकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़े। ये बेबसी, ये आंसू सिर्फ एक नेता के लिए नहीं है, बल्कि उस साये के जाने का गम है जिसने 40 साल तक फौलाद बनकर ईरान की हिफाजत की थी। कालिबाफ और आयतुल्लाह खामनेई का रिश्ता सिर्फ सियासी नहीं था, ये 4 दशकों का अटूट भरोसा था, एक रूहानी रिश्ता था। आज जब वो साया उठ गया तो कालिबाफ का कलेजा फट पड़ा। लेकिन इस गम के माहौल को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाया उस छोटे से मासूम ताबूत ने। अमेरिका और इजराइल के उस वैश्याना हमले में सिर्फ सुप्रीम लीडर ही शहीद नहीं हुए,
बल्कि उनके साथ उनकी बेटी बशर, दामाद मिसबाह, बहू जहरा और महज 14 महीने की मासूम पोती जहरा भी हमेशा के लिए सो गई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने इस जवाब के बाद भी नहीं रुके, बल्कि उन्होंने वैश्विक पटल पर इजराइल की वास्तविक ताकत, उसकी आत्मनिर्भरता और उसकी उपयोगिता का भी सिरे से परिभाषित किया। उन्होंने दुनिया को ये याद दिलाया कि दुनिया के भौगोलिक नक्शे पर भले ही इजराइल एक बहुत ही छोटा सा देश दिखाई देता हो, लेकिन जब बात अत्याधुनिक तकनीकी, सैन्य रणनीति और साइबर सुरक्षा की आती है तो वो अपने आप में एक वैश्विक सुपर पावर है। उन्होंने एक बहुत ही बड़ा कूटनीतिक खुलासा करते हुए कहा कि दुनिया के कई बड़े, महत्वपूर्ण और प्रभावशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष और नेता उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करते हैं। वो नेता फोन पर नेतन्याहू से बहुत ही ईमानदारी से कहते हैं कि देखिए, हमारे देश में जनमत को लेकर, यानी हमारी घरेलू राजनीति और घरेलू वोट बैंक को लेकर कुछ ऐसी समस्याएं और मजबूरियां हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कुछ ऐसा दबाव है जिसकी वजह से हम शायद सार्वजनिक मंचों पर खुलकर आपके पक्ष में खड़े नहीं हो सकते या खुलकर बयान नहीं दे सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ये अच्छी तरह से जानें कि पर्दे के पीछे से हम आपका और आपकी नीतियों का बेहद सम्मान करते हैं। वो बड़े नेता इजराइल के साथ गोपनीय और द्विपक्षीय समझौते करना चाहते हैं। वो अपनी सेनाओं को मजबूत करने के लिए इजरायली डिफेंस फोर्सेज यानी IDF की आधुनिक और अचूक युद्ध तकनीकों को सीखना चाहते हैं। वो दुनिया भर के नेता ये जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि कैसे एक बहुत ही छोटा सा देश अपनी स्थापना के समय से चारों तरफ से कट्टर दुश्मनों और विरोधी देशों से घिरे होने के बावजूद अपनी सुरक्षा व्यवस्था को इतना अभेद्य बनाए रखता है कि कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर पाता। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण और रणनीतिक सवाल खड़ा होता है वो ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे हाई प्रोफाइल विवाद में केवल और केवल भारत का ही नाम प्रमुखता से क्यों लिया। उन्होंने किसी यूरोपीय संघ के देश, किसी नाटो सहयोगी या अपने किसी अन्य पारंपरिक पश्चिमी देश का नाम आगे क्यों नहीं बढ़ाया। दोस्तों, इसके पीछे भारत और इजराइल के बीच पिछले एक दशक में मजबूत हुए बेहद प्रादढ़ रणनीतिक, व्यापारिक, सैन्य और व्यक्तिगत संबंध है। भारत और इजराइल के आपसी रिश्ते आज के समय में अपने इतिहास के सबसे बेहतरीन और स्वर्णिम दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों के बीच केवल हथियारों का खरीद बिक्री का रिश्ता नहीं है, बल्कि रक्षा उत्पादन, कृषि कूटनीति, उन्नत जल प्रबंधन, अंतरिक्ष विज्ञान और सबसे बढ़कर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद मजबूत, साझा और अटूट विजन विकसित हुआ है। जब भी इजराइल पर कोई बड़ा संकट आता है या उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर घेरने की कोशिश की जाती है तो भारतीय जनमानस का एक बहुत बड़ा हिस्सा और भारतीय नेतृत्व का रुख जो है वो हमेशा से बेहद संतुलित और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकारों को मान्यता देने वाला रहा है। नेतन्याहू इस बात को बहुत गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि भारत जैसी एक उभरती हुई वैश्विक महाशक्ति जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, उसका नैतिक, राजनीतिक और कूटनीतिक समर्थन उनके देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कितना बड़ा और संबल कवच साबित हो सकता है। जब नेतन्याहू ने 140 करोड़ की विशाल आबादी वाले भारत का विशेष रूप से जिक्र किया तो वो दरअसल वॉशिंगटन और पूरे पश्चिमी जगत को ये बताना चाह रहे थे, ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा रहे थे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे तेजी से आर्थिक विकास करने वाले देश की जनता और उसका नेतृत्व इजराइल के विचारों, उसकी चिंताओं और उसकी आतंकवाद विरोधी नीतियों के साथ मजबूती से खड़ा है। ये वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर रणनीतिक संदेश है। अमेरिका अक्सर अपने वैश्विक रसूख के घमंड में ये सोच लेता है कि वो आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी देकर, हथियारों की सप्लाई रोकने का डर दिखाकर या अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक अलगाव का भय पैदा करके इजराइल जैसे देश को अपनी हर जायज नाजायज शर्तों पर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर भारत का नाम पूरी ताकत से लेकर नेतन्याहू ने स्पष्ट कर दिया कि आज की बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में इजराइल के पास कोई अन्य बेहद मजबूत और विश्वसनीय विकल्प मौजूद है। अगर अमेरिका अपनी एक तरफा शर्तों और ईरान समर्थक
नीतियों को इजराइल पर जबरन थोपने की कोशिश जारी रखेगा तो इजराइल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूर्व की ओर यानी भारत जैसे अपने शक्तिशाली और अन्य भरोसेमंद सहयोगी की तरफ देखने और संबंधों के एक नए स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। इस बेहद तीखे और ऐतिहासिक बयान के बाद अब अमेरिका और इजराइल के दशकों पुराने पारंपरिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा और अभूतपूर्व मोड़ आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन और विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के लिए यह वर्तमान की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद असहज, शर्मिंदा करने वाली और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप हमेशा से खुद को इतिहास का सबसे बड़ा इजराइल समर्थक और उसका रक्षक बताते रहे हैं। लेकिन उनकी ही कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और उपराष्ट्रपति को जब खुद इजरायली प्रधानमंत्री इस तरह सार्वजनिक रूप से और इतने कड़े शब्दों में जवाब देते हैं तो ये साफ दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर अविश्वास की खाई कितनी ज्यादा गहरी हो चुकी है। खासकर ईरान के संवेदनशील मुद्दों पर दोनों देशों के रास्ते और रणनीतियां पूरी तरह से अलग होती दिखाई दे रही है। जहां एक तरफ अमेरिका अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था, महंगाई को नियंत्रित करने और वैश्विक तेल बाजारों में स्थिरता बनाए रखने के लिए ईरान के साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी के जरिए किसी भी तरह का समझौता या शांति वार्ता चाहता है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल इस तरह के किसी भी समझौते को अपने अस्तित्व, अपनी संप्रभुता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए एक सीधे, तात्कालिक और बेहद विनाशकारी खतरे के रूप में देखता है। इस पूरे घटनाक्रम का निचोड़ ये है दोस्तों कि बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान इस बात का सबसे बड़ा और पुख्ता प्रमाण है कि अब 21वीं सदी की वैश्विक कूटनीति के नियम और कायदे पूरी तरह से बदल चुके हैं। दुनिया का कोई भी स्वाभिमानी और मजबूत देश अब किसी एक महाशक्ति के अहंकार या उसके दबाव में रहकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने संप्रभु हितों से किसी भी तरह का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल ने अमेरिका को बहुत ही साफ और कड़े शब्दों में यह समझा दिया है कि कूटनीति के खेल में कोई भी किसी का स्थायी आका या इकलौता मददगार नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमेशा आपसी हितों, तकनीकी निर्भरता और एक दूसरे के संप्रभु सम्मान पर ही टिके होते हैं। और इस पूरी वैश्विक कूटनीतिक बिसात पर आज के समय में भारत की भूमिका कितनी ज्यादा केंद्रीय, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी अपर्याय हो गई है, ये नेतन्याहू के इस बयान से पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया है। भारत की 1.4 अरब जनता का समर्थन, उसकी आर्थिक ताकत, उसकी सैन्य क्षमता और उसकी स्वतंत्र विदेश नीति की हैसियत आज वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी और मजबूत हो चुकी है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली युद्ध के मैदान में डटे देशों के प्रधानमंत्री भी संकट के समय वहां शक्तियों के दबाव से बचने के लिए भारत का नाम सहारे के रूप में ले रहे हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रेमियों के लिए ये देखना बेहद दिलचस्प होगा और रोमांचक होगा कि जेडी वेंस, व्हाइट हाउस और पूरा अमेरिकी प्रशासन नेतन्याहू के इस करारे और रणनीतिक जवाब पर क्या आधिकारिक प्रक्रिया देखता है। बहरहाल हमारे आज के इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।